हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडुचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो रोजगार विधि की मूल विधि का ये बुक है, इसमें हम लोग अध्याय 18 करने वाले हैं। दोस्तों अध्याय का नाम है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एससी और एसटी अधिनियम 1989 के संबंध में न्यायिक अंतर्दृष्टि से हम लोग देखेंगे। तो अनुभाई एम परमार बनाम गुजरात राज्य 2000, इसमें हम लोग देखेंगे तो गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह अधिनियम अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच किए गए अपराधों पर लागू नहीं होता है। तर्क यह है कि इस अधिनियम का जो उद्देश्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उनके समुदाय से बाहर के व्यक्तियों द्वारा किए गए अत्याचारों से बचाना है। अगला है राजमल बनाम रतन सिंह 1988। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एससी एवं एसटी अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय विशेष रूप से अधिनियम से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए नामित है। अगला है फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि इन अदालतों को नियमित मजिस्ट्रेट या सत्र अदालतों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अरुमुगम शेरवाई बनाम तमिलनाडु राज्य 2011। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एससी एसटी समुदाय के किसी सदस्य का अपमान करना एससी और एसटी अधिनियम के तहत अपराध है। अगला है सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2018। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत प्रावधानों का बहिष्कार पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भले ही धारा 18 अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लगाती हो, फिर भी अदालत ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है जहां अत्याचार या उल्लंघन के आरोप झूठे प्रतीत होते हो। तो पहला यहाँ पे है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय एससी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अगला है, न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों को अपमानित करना या धमकाना स्वचालित रूप से अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। यह फैसला एक यूट्यूब चैनल के संपादक को अग्रिम जमानत देने के संदर्भ में आया, जिस पर इस अधिनियम के तहत आरोप लगे थे। एससी एसटी अधिनियम 1989 के तहत अपमान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। तो मामले की पृष्ठभूमि, यह मामला इस आरोप पर आधारित था कि संपादक यूट्यूबर जिसे कहते हैं ने विधानसभा के एक सदस्य एमएलए के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था, अधिनियम का दायरा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का अपमान या धमकी देना स्वचालित रूप से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के लिए अपमान या धमकी को विशेष रूप से पीड़ित की जातिगत पहचान से जोड़ा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 3(1) आर के तहत न्यायालय ने अपमानित करने के इरादे की व्याख्या पीड़ित की जाति पहचान के साथ निकटता से जुड़े होने के रूप में की। दूसरा है, हाल ही में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास एससी एसटी अधिनियम सहित
विभिन्न विशेष जो है कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत या उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST अधिनियम के जो है तहत कार्यवाही को रद्द करने की जो है अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त है। अगला जो प्रमुख बिंदु है, विशेष कानून के तहत मामलों को रद्द करने की जो है स्थितियाँ हैं। जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि विचाराधीन अपराध यद्यपि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आता है, मुख्यतः निजी या सिविल प्रकृति का है, या जब यह अपराध पीड़ित की जाति के कारण जो है नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अगला पॉइंट है, दोनों पक्षों के बीच समझौते समाधान के आधार पर निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पर विचार करते समय न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि यदि अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाता है तो SC/ST अधिनियम के जो अंतर्निहित उद्देश्य का जो उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 142 इसके बारे में यह सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश जो है पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी जो है मामले में पूर्ण जो है न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अगला है रचनात्मक अनुप्रयोग। अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाने या पर्यावरण की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों की जो है सराहना की है। भोपाल गैस त्रासदी के जो है पीड़ितों से जो है संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा है कि पूर्ण न्याय करने के लिए जो है वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी दरकिनार कर सकता है। दोस्तों थोड़ा सा सॉन्ग चल रहा है गणेश पूजा वाला, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि इसको तो मैं बंद नहीं करा सकता। तो यहाँ पे मतलब उतना अच्छा स्टूडियो भी नहीं है, यहाँ आवाज़ आ रही है, तो इसको आप मैनेज कर लेना, आप पढ़ाई पे फोकस रखना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल मौजूदा कानून को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल जो है कानून के पूरक के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि मैं जो है सॉन्ग को जो है अवॉइड करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी तरह जो है आप भी जो है ये सॉन्ग पर न जाना, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि एक एक अक्षर एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो है कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि UPSI का जो पेपर होता है अच्छा लेवल का होता है, तो आप अच्छे से सभी पढ़ के जाना। न्यायिक अगला है न्यायिक अतिक्रमण के मामले। हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई जो है ऐसे निर्णय आए हैं जिनमें जो है न्यायालय ने ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के कारण न्यायपालिका के लिए लंबे समय से वर्जित थे। ऐसा ही एक उदाहरण है, पहला राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जो है शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, जबकि केंद्र सरकार की अधिसूचना में केवल जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो है शराब की जो है दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का जो है हवाला देते हुए 500 मीटर की जो है दूरी पर प्रतिबंध लगा दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में देख लेते हैं। यह धारा उच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देती है। यह न्यायालय को निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने का या फिर FIR को जो है खारिज करने की शक्ति भी देती है। अगला है SC/ST अधिनियम। SC/ST अधिनियम 1989 संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो SC एवं ST समुदायों के जो है सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का जो है निषेध
करने तथा उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता को भी स्वीकार करता है कि अनेक उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उच्च जातियों के हाथों विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। अगला है, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव का प्रतिषेध, 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखे हुए लागू किया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य इन कमजोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा के साथ साथ जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। संशोधित SC/ST अधिनियम 2018 की बात करें तो में प्रारंभ जांच अनिवार्य नहीं है और SC और ST पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्राधिकारी और की पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। शिवेंद्रनाथ बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 PB एक्ट की धारा 19(1) के अधीन दी गई स्वीकृति को केवल इसलिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि स्वीकृति से पूर्व न्यायालय द्वारा संज्ञान ले लिया गया था। शिवेंद्रनाथ वर्मा बनाम भारत संघ मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने PB अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध संस्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व मामले को संज्ञान ले लिया, जबकि संस्वीकृति ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के उपरांत दी गई थी। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में अपील की गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने बिना संस्वीकृति के कार्यवाही जारी रखने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद में दी गई संस्वीकृति को मान्य ठहराया। उच्च न्यायालय ने कहा कि संस्वीकृति से पूर्व संज्ञान लेना एक प्रक्रियागत अनियमितता थी, जबकि बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति प्रदान की गई थी। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को अस्वीकार करने तथा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के उपरांत दी गई संस्वीकृति को निरस्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की थी। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना संस्वीकृति के संज्ञान लेकर त्रुटि कारित की है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो संबंधित न्यायालय की समझ संस्वीकृति दाखिल कर सकती है तथा तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के उपरांत दी गई संस्वीकृति को अमान्य ठहराने के तर्क को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि PB अधिनियम की धारा 19(1) एक प्रक्रियात्मक धारा है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कि ऐसे प्रतिबंधों को तब तक अवैध नहीं माना जा सकता है जब तक कि न्याय में कोई चूक न हो। अतः उच्चतम न्यायालय ने संस्वीकृति को मान्य माना। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 19 क्या है? तो पूर्व संस्वीकृति की आवश्यकता। पहला पॉइंट है, कोई भी न्यायालय पूर्व संस्वीकृति के बिना किसी लोक सेवक के विरुद्ध धारा 7, 11, 13 और 15 के अधीन किए गए अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अपवादों का प्रावधान किया गया है। संस्वीकृति देने वाले अधिकारी की बात करें तो पहला पॉइंट है, राज्य के मामलों के लिए राज्य सरकार, संघीय मामलों के लिए केंद्र सरकार, दूसरों के लिए व्यक्ति को पद से हटाने के लिए
सक्षम प्राधिकारी। संस्वीकृति हेतु अनुरोध की प्रक्रिया की बात करें तो यह अनुरोध पुलिस अधिकारियों, जांच एजेंसियों या अन्य जो है विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। अन्य जो है व्यक्तियों को पहले सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करनी होगी। न्यायालय BRPB की धारा 203 के जो अधीन की गई शिकायत को अस्वीकार नहीं कर सकता है। लोक सेवकों के लिए सुरक्षा उपाय। संस्वीकृति देने से पूर्व लोक सेवकों को विचारण का जो है अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। अन्य विधिक प्रवर्तन अनुरोधों के लिए जो है संस्वीकृति निर्णय के लिए समय सीमा। उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 माह के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि विधिक परामर्श की आवश्यकता हो तो एक जो है अतिरिक्त माह का जो समय दिया जा सकता है। अगला है संस्वीकृति हेतु जो है दिशा निर्देश क्या क्या हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार अभियोजन की जो है संस्वीकृति के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर सकती है। लोक सेवक की परिभाषा, इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो उस अवधि के दौरान पद पर नहीं थे जिस अवधि में अपराध का आरोप लगाया गया है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अभियोजन के समय भिन्न पद पर आसीन थे। संस्वीकृति प्रदाता अधिकरण पर जो है स्पष्टीकरण। संशय की स्थिति में कथित अपराध के समय लोक सेवक को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है संस्वीकृति दी जानी चाहिए। विधिक कार्यवाही और प्रतिबंध। संस्वीकृति की जो अनुपस्थिति या त्रुटि से जो है न्यायालय के निर्णय को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि न्याय में विफलता न हुई हो। न्यायालय संस्वीकृति में जो है त्रुटि के कारण कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकते जब तक कि इससे जो है न्याय में विफलता न हो। अगला है अन्य आधारों पर कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी अथवा अंतरिम आदेशों में संशोधन नहीं किया जाएगा। न्याय की विफलता का जो है निर्धारण। न्यायालयों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जो है कार्यवाही के दौरान भी आपत्तियां उठाई जा सकती थी। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। त्रुटि में संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी की योग्यता भी शामिल है। स्वीकृति में निर्दिष्ट प्राधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा अभियोजन हेतु आवश्यकताएं शामिल हैं। पहला यहाँ पे निर्णयज विधियां। नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 2012। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि वाद निष्कर्ष पर पहुंच गया है और कोई निर्णय या सजा हुई है तो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उसमें केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि धारा 19 का 1 के अधीन अभियोजन की संस्वीकृति देने वाले आदेश में कोई चूक, त्रुटि या अनियमितता थी। अगला न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट संस्वीकृति को आदेश की जो अवैधता के बावजूद आगे बढ़ाता है तो उसे विधि के जो अनुसार अवैध माना जाएगा और ऐसे अभियोजन के लिए वैध स्वीकृति दिए जाने पर उसी अपराध के लिए दूसरे ट्रायल पर रोक नहीं लगाई जाएगी। प्रमुख अन्य न्यायिक निर्णय। प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2006। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह और अन्य जो है बनाम पंजाब राज्य और अन्य जो है 2006 के मामले में जो है फैसला सुनाया कि अगर किसी जो है सरकारी कर्मचारी को किसी जो है दूसरे सरकारी कर्मचारी को कोई जो है आधिकारिक काम करने या न करने के लिए राजी करने के लिए मुआवजा मिलता है तो वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अधीन होगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि धारा 8 और 9 के लिए जो है संतुष्टि किसी भी जो है रूप में संतुष्टि किसी भी रूप में हो सकती है जो दर्शाता है कि उनकी जो है प्रयोज्यता का जो है दायरा व्यापक था। अगला है इस मामले में न्यायालय की ओर जो है धारा 8 और 9 और धारा 13(1)D के जो है तहत अपराधों के बीच संबंधों की जांच कर रहा था। अगला है सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य 2002। धारा 7 की जो है तरह ही धारा जो है 13A यानी 1D
भी वह व्यापक जो है मुकदमेबाजी का जो है केंद्र रही है। सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य 2002 के जो है मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा जो 13(1)(d) के जो है तहत दोषी पाए जाने के लिए यह सबूत होना चाहिए कि जांच का जो है विषय यानी जांच के दायरे में आए व्यक्ति ने जो बेईमानी अवैध तरीके से लोक सेवक के जो तौर पर अपने जो है पद का जो है दुरुपयोग करके या सार्वजनिक जो है हित पर विचार किए बिना किसी जो अन्य व्यक्ति के लिए कोई जो मूल्यवान या वित्तीय रूप से लाभकारी वस्तु प्राप्त करके अपने जो है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो है कोई मूल्यवान या वित्तीय रूप से लाभकारी वस्तु प्राप्त किए। भूपिंदर सिंह सिक्का बनाम CBI 2011। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूपिंदर सिंह सिक्का बनाम CBI 2011 के जो मामले में पाया कि संसद के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित बीमा कंपनी का जो कर्मचारी स्वाभाविक रूप से एक जो है लोक सेवक होता है। इस संबंध में किसी जो है साक्ष्य की जो आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक परिभाषाओं के परिणाम स्वरूप कानून में अनिश्चितता और भ्रम की जो है स्थिति पैदा हो सकती है। हबीबुल्ला खान बनाम उड़ीसा राज्य 1995। हबीबुल्ला खान बनाम उड़ीसा राज्य 1995 मामले में यह निर्णय लिया गया कि जबकि एक जो है विधायक लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आता है, वह उस प्रकार का लोक सेवक नहीं है जिसके लिए अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस विरोधाभास को जो है PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य CBI 1998 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने और सुलझाया, जिसमें कहा गया है कि संसद सदस्य एक पद धारण करता है और ऐसे पद द्वारा सार्वजनिक दायित्वों जैसी जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन करना आवश्यक या मान्यता प्राप्त करना है। परिणाम स्वरूप भले ही जो है कोई प्राधिकारी अधिनियम की धारा 19(1) के तहत उनके जो है अभियोजन के लिए अनुमोदन जारी न करे, एक जो है संसद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2C के उप अनुच्छेद 8 के दायरे में आएगा। अगला है यह भी निर्धारित किया गया है कि अदालत को अपराधों का जो है नोटिस लेने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और अभियोजन एजेंसी को आरोप पत्र प्रस्तुत करने से जो है पहले जैसा भी मामला हो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के जो है अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अमृतलाल बनाम पंजाब राज्य 2016। रिश्वतखोरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में संबोधित किया गया था कि रिश्वत के पैसे की मांग के बारे में जो शिकायतकर्ता के साक्ष्य सत्यापन की कमी के कारण मान्य नहीं थे। अगला है शिकायत में रिश्वत के रूप में मांगी गई धन राशि को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा इन जो है 2 गवाहों के सामने दोषित धन जब्त किया गया था, उनसे पूछताछ नहीं की गई और उन्हें अनावश्यक रूप से रिहा कर दिया गया। पंजाब हरियाणा उच्च जो है न्यायालय ने इस जो है मामले में अमृतलाल बनाम पंजाब राज्य 2016 निर्धारित किया कि अपीलकर्ता संदेह के जो है लाभ का हकदार था और इसलिए आरोप से बरी कर दिया गया। वसंत राव गुहे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017। वसंत राव गुहे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2017 के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक कदाचार के आरोपी किसी जो है सरकारी अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह इस जो है दावे का जो समर्थन करने के लिए साक्ष्य की अनुपस्थिति की व्याख्या करे कि उसके पास ऐसी जो है संपत्ति या धन है जो उसकी जो है आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से बाहर है। पीठ ने जो है फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह साबित करना होगा कि सरकार कर्मचारी के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने रोजगार के दौरान किसी भी जो है समय ऐसी वित्तीय संसाधन या संपत्ति थी जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से बाहर थी।
यदि अभियोजन पक्ष इस जो है दायित्व को साबित करने में जो है असफल रहता है तो अभियोजन पक्ष केवल जो है आपराधिक कदाचार साबित करने में सक्षम होगा। अगला दोस्तों हेडिंग है सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित प्रमुख निर्णय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सूचना प्रौद्योगिकी के सभी जो है टूल्स हैं, पार्ट हैं। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जो कुणाल कामरा बनाम भारत संघ एवं जो संबंधित मामले के जो है मामले में माना है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन 2023 के जो है तहत प्रस्तावित तथ्य जांच इकाई ने ऑनलाइन और प्रिंट सामग्री के बीच अंतर के कारण भारत के संविधान 1950 बीएनएच के अनुच्छेद 19(1)(g) के जो तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। कुणाल कामरा बनाम भारत संघ एवं जो संबंधित मामले के जो है मामले की पृष्ठभूमि क्या थी। तो इस मामले में जो है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और जो डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के जो है तहत एक जो है विशेष नियम 3(1)(b) के जो है में जो केंद्र सरकार के जो संशोधन 2023 के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है। संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने स्वयं को इस जो है बात का जो है एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है कि क्या फर्जी गलत या भ्रामक है या कि जो है क्या फर्जी गलत या भ्रामक है या क्या नहीं है। याचिकाकर्ताओं के जो है अनुसार प्रस्तावित तथ्य जांच इकाई का जो है ऐसा संशोधन विशेष रूप से संवैधानिक स्वतंत्रता जिनकी जो है बीएनएच के अनुच्छेद 19(1)(g) के जो तहत गारंटी दी गई है इसका जो है उल्लंघन है। इसलिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो समक्ष एक जो है याचिका दायर की गई है जिसे बाद में न्यायालय ने अनुमति दे दी है। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी। न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि कोई भी जो विशेष जानकारी केवल डिजिटल होने से फर्जी गलत या भ्रामक नहीं हो जाती है। उदाहरण के लिए यह भी माना गया है कि पिछले आधे दशक से सोशल मीडिया प्राथमिक समाचार जो माध्यम बन गया है। भारत में हार्ड कॉपी अखबार पाठ्यकर्ताओं में जो है भारी गिरावट दिखाने के लिए कुछ डेटा मौजूद हैं। इसका जो अर्थ विज्ञापन राजस्व में जो ठहराव या गिरावट है। इस प्रकार सोशल मीडिया समाचार प्रसार का जो प्राथमिक चालक है। अगला है आगे कहा गया है कि अपेक्षित जो है नियम उन जो सामाजिक आउटलेट्स के लिए जो है भी सोशल मीडिया डेटा को जो है लक्षित करता है जिनके जो है पास प्रिंट मीडिया है और जिनके बारे में कुछ जो है प्रस्तावित नहीं है या प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अगला है इस जो है प्रकार या अनुच्छेद 19(1) के जी का जो स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अपेक्षित नियम किसी भी जो है रिपोर्टाज के डिजिटल संस्करण को समाचार चक्र से बाहर कर देता है जिससे केंद्र सरकार असहमत है। इससे संबंधित प्रासंगिक कानूनी प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 25 जो है फरवरी 2021 को जो है भारत संघ ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को जो है अधिसूचित किया। नियम 3 में संशोधन का जो है वर्णन है। नियम 3 जो है विरोधात्मक नियम है। इसके जो है कुछ भागों को जो है वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में संशोधित किया गया। वर्ष 2022 के जो संशोधन को कोई चुनौती नहीं है। नियम 3 के जो है उपखंड 1 के जो है आधारों को मानहानिकारक और अपमान लेखीय शब्दों को जो है हटाकर तर्कसंगत बनाया गया है। कोई भी जो विषय वस्तु मान हानिकारक या अपमान लेखीय है या नहीं इसका जो निर्धारण न्यायिक जो समीक्षा के द्वारा से किया जाएगा। नियम 3 में है नियम 3 के 1(b) के जो उपखंड 1 में कुछ विषय वस्तु श्रेणियों को जो विशेष रूप से गलत सूचना और विभिन्न धार्मिक जो है जाति समूह विशेष के जो है बीच हिंसा भड़काने वाली विषय वस्तु से निपटने के लिए दोबारा तैयार किया गया है। COI का जो अनुच्छेद 19(1)
इसके आई में है। BNH का जो है अनुच्छेद 19(1) जी अनुच्छेद 19(6) के जो अधीन सभी जो है नागरिकों को कोई भी पेशे या जो अभ्यास करने या कोई व्यवसाय व्यापार करने का जो अधिकार प्रदान करता है, जो राज्य द्वारा नागरिकों के उपयुक्त अधिकारों पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंध की जो प्रकृति का वर्णन करता है। जनहित याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। जनहित याचिका पिल जिसे कहते हैं। जनहित याचिका शब्द की जो है उत्पत्ति अमेरिकी जो है न्याय शास्त्र से हुई है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित नस्लीय अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं एवं पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में चिंतित व्यक्तियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। जनहित याचिका एक जो है कानूनी तंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह सार्वजनिक चिंता के जो मामलों को जो है संबोधित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को जो है न्यायालय को यह जो है प्रदर्शित करना होगा कि याचिका जो है जनता के लाभ के लिए प्रस्तुत की जा रही है और साथ ही यह किसी जो है व्यक्ति द्वारा की गई एक व्यर्थ कानूनी कार्यवाही नहीं है। न्यायालय को जो है स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू करने का जो अधिकार है या किसी जो कर्तव्यनिष्ठ नागरिक द्वारा जो है दायर याचिकाओं के आधार पर जो है मामले शुरू हो सकते हैं। भारत में जनहित याचिका का विकास। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने सर्वप्रथम मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई 1976 मामले में जनहित याचिका का जो प्रारंभ किया गया। अगला है जनहित याचिका का जो पहला मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की जो है अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण जो है 40,000 से अधिक जो है विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। जनहित याचिका के जो संबंध में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय देख लेते हैं। तो SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के मामले में न्यायमूर्ति PN जो है भगवती द्वारा जनहित याचिका आंदोलन के लिए जो है के एक जो है नए युग की जो है शुरुआत की गई। इस मामले में निर्णय द्वारा जो है स्थापित किया गया है कि सार्वजनिक या अवैध सामाजिक कार्य समूह का कोई भी जो है सदस्य उच्च न्यायालयों भारत के जो संविधान 1950 BNH के अनुच्छेद 226 के तहत या उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद जो है 32 के तहत के जो है रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है। उन व्यक्तियों को विरुद्ध किए गए जो असंवैधानिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन होने पर उपाय तलाशने के लिए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक अथवा जो अन्य विकलांगों के कारण न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटाने से में जो असमर्थ है। भारतीय बैंक संघ बॉम्बे एवं अन्य जो है बनाम वी मॉसर्स देवकला जो है कंसल्टेंसी सर्विस और अन्य मामला वर्ष 2004 में उच्चतम मामला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार्य माना गया, जहां याचिकाकर्ता ने जो अपने निजी हित में और व्यक्तिगत शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय का रुख किया होगा। सार्वजनिक हित को आगे जो है बढ़ाने में न्यायालय इसे जो है लागू कर सकती है। न्याय के हित में मुकदमे के जो है विषय की जो स्थिति की जांच करना आवश्यक है। अगला है दोस्तों, इस प्रकार निजी हित के मामले को सार्वजनिक हित के मामले के रूप में भी माना जा सकता है। मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई 1976। इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने भारत में जनहित याचिका PIL की जो है आधारभूत अवधारणा रखी तथा इस विचार को बढ़ावा दिया कि सामूहिक सामाजिक मुद्दों को जो है कानूनी माध्यमों से हल किया जा सकता है। अगला है MC मेहता बनाम भारत संघ 1988। इस मामले में गंगा में हो रहे प्रदूषण के विरुद्ध एक जो है जनहित याचिका लाई गई थी ताकि गंगा जल के जो है किसी भी अन्य प्रदूषण को रोका जा सके। उच्चतम न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता हालांकि नदी तट का जो है मालिक नहीं है, लेकिन वह वैधानिक जो प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का हकदार है,
क्योंकि वह गंगा जल का जो उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की जो है रक्षा करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 इस मामले के निर्णय में यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 15, 21 के जो है मौलिक संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन माना गया। दिशा निर्देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के लिए जो है भी निर्देश दिए गए हैं। जनहित याचिका का जो है समर्थन करने वाले जो है संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 32 इसके जो अनुसार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों की जो है सुरक्षा के लिए तो प्रत्यक्ष रूप से जो उच्चतम न्यायालय की जो समक्ष याचिका दायर करने की जो अनुमति प्रदान करता है। यह न्यायालय को इन जो अधिकारों की जो सुरक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध तथा वारंटों और उत्प्रेषण रिट सहित जो है रिट जारी करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 226 में इसके तहत उच्च न्यायालयों को अपने जो संबंधित अधिकारी यानी अधिकार क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति सुनिश्चित करता है। इसमें जनहित याचिकाओं का जो विचार करने और जो सार्वजनिक हित की जो सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार भी शामिल है। मौलिक अधिकार PHL याचिकाएं BNH के भाग HHH में संहिताबद्ध कई मौलिक अधिकारों पर आधारित है, जिनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 तथा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 शामिल है। जनहित याचिकाएं प्रायः जो समाज के जो वंचित अथवा हाशिए पर जो है रहने वाले समूहों के लिए इन अधिकारों की जो है सुरक्षा की मांग करती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हालांकि जो है न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत COI का जो भाग IV राज्य नीति निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। जनहित याचिकाएं प्रायः जो सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा जो अन्य सार्वजनिक हित के उद्देश्यों की जो है वकालत करने हेतु इन जो सिद्धांतों का आह्वान करती है। जनहित याचिका स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है भारत में जनहित याचिका PIL के जो है दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। न्यायालय को वास्तविक एवं वैध जनहित याचिकाओं PHL को बढ़ावा देना चाहिए तथा गुप्त उद्देश्यों या बाहरी विचारों से दायर जनहित याचिकाओं को रोकना चाहिए। उच्च न्यायालयों को व्यापक नियम स्थापित करने चाहिए जो वास्तविक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करे तथा जो परोक्ष उद्देश्यों से दायर जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करे। न्यायालय को किसी जो है जनहित याचिका को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता की जो है विश्वसनीयता तथा याचिका की विषय वस्तु की सत्यता और जो है वैधता की पुष्टि करनी चाहिए। अगला है याचिका पर विचार करने से पहले न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें पर्याप्त जनहित शामिल है। व्यापक जनहित गंभीरता और तात्कालिकता से जुड़ी याचिका को अन्य याचिकाओं पर जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जनहित याचिका का जो उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक नुकसान और सार्वजनिक चोट का जो है निवारण करना है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी उद्देश्य या परोक्ष उद्देश्य ना हो। अगला है अनावश्यक और गुप्त उद्देश्यों से दायर की गई याचिकाओं को हतोत्साहित करने के लिए कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए या इसी प्रकार के जो है नए तरीके अपनाए जाने चाहिए ताकि कुछ तुच्छ याचिकाओं और अनावश्यक उद्देश्यों से दायर की गई जो याचिकाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। सौरव दास बनाम भारत संघ 2023। कलेजियम की जो है सभी चर्चाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती, केवल जो है अंतिम निर्णय ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो है दिनांक 12 दिसंबर 2018 की बैठक के विवरण का जो है खुलासा करने की मांग करने वाले मामले में MR शाह और CT रविकुमार JJ की पीठ ने माना है
कि जब तक जो है कॉलेजियम की कोई जो है चर्चा अंतिम निर्णय में परिणत नहीं हो जाती तब तक चर्चा को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 3 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार केवल अंतिम संकल्प और अंतिम निर्णय को ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। अंजलि भारद्वाज बनाम CPIO भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय RTI सेल 2022। सूचना का जो अधिकार बनाम निजता का अधिकार, गोपनीय और संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाने वाले RBH के निर्देशों को चुनौती देने वाली HDFB की जो है याचिका पर सुनवाई के लिए SB ने जो है एक्स डेबिटो जस्टिटिया के जो सिद्धांत का जो आह्वान किया। एक मामले में कानून का जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया कि क्या जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप प्राप्त जो है करने के बाद रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है। BR गवई और सिटी रविकुमार JJ की जो है खंडपीठ ने जो है रिट याचिका की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया, जबकि यह माना कि हालांकि निर्णय की जो है अंतिमता की अवधारणा को संरक्षित किया जाना चाहिए, साथ ही एक्स डेबिटो जस्टिटिया के सिद्धांत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा गलती करना मानवीय है और सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालय कोई जो है अपवाद नहीं है। HDFC बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ 2022 धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार सेबी को कुछ जो संवेदनशील जानकारी को जो है छोड़कर जांच रिपोर्ट सहित सभी जो प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करना होगा। एक मामले में जहां न्यायालय सेबी धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार का जो है निषेध विनियम 2003 PFUTP विनियम के जो प्रावधानों के उल्लंघन से निपट रहा था। डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और जो है संजीव खन्ना JJ की पीठ ने जो है माना है कि एक जो है सामान्य नियम के रूप में सेबी नोटिस को जो सुनवाई का जो उचित अवसर देने के लिए जांच रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक जो सामग्री का खुलासा करने के लिए बाध्य है। हालांकि एक अपवाद के रूप में या तीसरे पक्ष पर जो है प्रभाव डालने वाली जानकारी को संपादित कर सकता है। T ताकानो बनाम सेबी 2022 न्यायालय के जो है न्यायिक पक्ष से संबंधित सूचना RTH इसमें है RTI अधिनियम के जो है तहत प्राप्त नहीं किए जा सकती है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रतिवादी हिंदू द्वारा जो है दायर आवेदन में, जिसमें जो है उच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्णीत कुछ अपीलों से संबंधित सूचना सभी जो प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रमाणित जो है प्रतियों के साथ मांगी गई थी। प्रतिवादी दो उन मामलों में पक्षकार नहीं है जिनके संबंध में सूचना जो है मांगी गई थी। R भानुमति, AS बोपन्ना और हर्षिकेश राय JJ की जो है पूर्ण न्यायाधीश पीठ ने माना कि न्यायिक जो है पक्ष में रखी जो है गई सूचना वादियों की जो है व्यक्तिगत सूचना है और अदालतें मामले पर निर्णय लेने और अन्य जो है न्याय देने के लिए इसे जो है वादियों के लिए एक जो है ट्रस्टी के रूप में रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2020 NGO सोसाइटी संस्था जो ना तो सरकार के स्वामित्व में है और ना ही सरकार द्वारा नियंत्रित है और ना ही किसी अधिनियम या अधिसूचना द्वारा बनाई गई है। यह वह सार्वजनिक प्राधिकरण है यदि उसे जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अपीलकर्ता यानी कॉलेज या स्कूल चलाने वाले संघों द्वारा जो है दायर अपील में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या उचित सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन सूचना के जो है अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2H के जो है तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे में आते हैं। दीपक गुप्ता और जो है अनिरुद्ध बोस JJ की जो है खंडपीठ ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता फर्स्ट एक जो सोसाइटी है जो विभिन्न कॉलेज स्कूल संस्थाएं चलाती है, लेकिन प्रत्येक की अपनी पहचान है और अधिनियम के अर्थ में वह एक जो सार्वजनिक प्राधिकरण है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अरविंद M कपूर 2023 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा धारा 45 UAPA के तहत अधिसूचना जारी करने के संबंध में
जानकारी के प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम के तहत उचित रूप से छूट दी जा सकती है। एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी याचिकाकर्ता जो मुंबई में 7/11 ट्रेन श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटक में मौत की सजा का सामना कर रहा है कि द्वारा दायर याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्ताव के प्रकटीकरण के संबंध में मांगी गई जानकारी और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA की धारा 45(1) के तहत अधिसूचना जारी करने से संबंधित विभाग की फाइल में सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी बनाम CPIO 2022 आरटीआई दाखिल करके सिविल और आपराधिक कार्यवाही की डायरी प्राप्त नहीं की जा सकती। केरल हाईकोर्ट ने आरटीआई अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण नियम 2006 के नियम 12 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। अगला है सूचना का अधिकार। अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण नियम 2006 के नियम 12 की वैधता की चुनौती देने वाले एक मामले में न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन ने माना कि नियम 12 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। नवीन रहेजा बनाम भारत संघ 2001। इस मामले में वन्यजीव प्रेमी नवीन रहेजा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसमें भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में बंदी बाघों की दुर्दशा और बाद में हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में बाघिन की जिंदा खाल उतारने की सबसे भयानक घटना का जिक्र किया गया। उन्होंने आरक्षित वनों और चिड़ियाघरों में जानवरों के कल्याण पर अपनी चिंता जताई। सर्वोच्च न्यायालय मनुष्यों द्वारा की गई इस विभत्स गतिविधि से व्यथित था, जिससे जानवर बेहद पीड़ा और दर्द में थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना। पहला है, चिड़ियाघर के अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे बाघ को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन चिड़ियाघर में की गई इस क्रूरता से बाघ को कोई सुरक्षा नहीं मिली। अगला है, बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता, जैसे जानवरों के साथ क्रूरता हो। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत सजा दी जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि चिड़ियाघरों या आरक्षित वनों में ऐसी कोई घटना कभी न घटे। TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य 2012। TN गोदावर्मन ने पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के मामले अहम भूमिका निभाई है। इस मामले में याचिकाकर्ता गोदावर्मन ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ और भारत संघ की राज्य सरकारों को एशियाई जंगली भैंसों और एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाने चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए कि जंगली और घरेलू भैंसों के बीच परस्पर प्रजनन न हो और आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र प्रायोजित एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना 2009 को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया ताकि जंगली भैंसों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। संरक्षण कार्यक्रमों से अलग गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए तथा पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की रक्षा करना है। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव बनाम निसार खान 2003। इस मामले में अपीलकर्ता मुनिया, तोता मैना और बंटिंग जैसे पक्षियों का व्यापारी रहा है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में बहुतायत में पाए जाते हैं। उसे राज्य सरकार द्वारा अपना व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया था, जो 1990 तक वैध था। अवधि समाप्त होने के बाद उसने अगले वर्ष के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस
लाइसेंसिंग प्राधिकरण को अपना आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन इस आधार पर लाइसेंस जो है देने से इनकार कर दिया गया कि शिकार के जो है बिना बंदी पक्षियों के प्रजनन का जो है व्यवसाय करना उसके लिए संभव नहीं होगा, जिसमें पक्षियों को फंसाना भी शामिल है। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के आदेश को जो चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि यह उसके मूल मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है माना। लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने लाइसेंस को जो है नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 और धारा 2 के 16 के तहत पक्षियों को पकड़कर उन्हें कैद में रखने का व्यवसाय प्रतिबंधित है। अपीलकर्ता मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दलील को इस जो है आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध है कि यदि कोई व्यवसाय सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है या कानून की जो है नज़र में अवैध पाया जाता है तो उसे कोई भी व्यवसाय करने से मना किया जाएगा। तरुण भारत संघ अलवर बनाम भारत संघ 1992। इस मामले में याचिकाकर्ता एक जो है सामाजिक कार्य समूह वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित एक जो है संगठन था। राज्य सरकार की जो है कार्रवाइयों से व्यथित समूह ने क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी कुछ जो है वैधानिक अधिसूचनाओं के उद्देश्य से भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की, जिसे सरिस्का टाइगर पार्क के रूप में जाना जाता था, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 55 के जो है तहत एक जो अभयारण्य घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाने के बहाने क्षेत्र में कुछ जो है खनन कार्य किए जा रहे थे, जो पर्यावरण के जो है लिए बाधा बन रहे थे और पार्क में जो वन्यजीवों को प्रभावित कर रहे थे, और कहा कि राज्य सरकार अधिसूचनाओं और घोषणाओं द्वारा लाइसेंस जारी करके खुद ही क्षेत्र में खनन कार्यों को अधिकृत करके पर्यावरण के क्षरण की अनुमति दे रही थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य अधिसूचनाओं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य आदेशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जो है समिति की नियुक्ति का जो है निर्देश, और यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996। पलार नदी तमिलनाडु राज्य की एक नदी है जो आसपास के लोगों के लिए पीने और नहाने के पानी का मुख्य स्रोत भी है। राज्य में जो टेनरियो और अन्य उद्योगों द्वारा जो है किए जाने वाले अत्यधिक प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र ने यह भी खुलासा किया कि कृषि भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आंशिक रूप से या पूरी तरह से खेती के लिए अनुपयुक्त हो गया है। मुद्दा की बात करें तो यह चमड़े के कारखानों और उद्योगों को आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आयोजित न्यायालय ने इस जो है बात पर जो है प्रकाश डाला कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य धारा 3 के तहत एक प्राधिकरण बनाना है, जिसके पास पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक शक्तियां और कार्य हों। हालांकि यह निराशाजनक था कि इसके लिए पर्याप्त प्राधिकरण नियुक्त नहीं किए गए, इसलिए इसने केंद्र सरकार को एक जो है महीने के भीतर एक प्राधिकरण नियुक्त करने और उसे तमिलनाडु में जो है टेनरियो और अन्य जो प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा उत्पन्न हिस्से से निपटने के लिए आवश्यक सभी पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने का निर्देश दिया। इसने प्राधिकरण को एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत को लागू करने का जो है भी निर्देश दिया। पर्यावरण संरक्षण कोष नामक एक जो है कोष भी गठित किया जाना था। प्राप्त मुआवजे का उपयोग पर्यावरण और नुकसान के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना था। अगला है नरूला डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स बनाम भारत संघ। अगला है नरूला है डाइंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स कथित तौर पर जो है सिंचाई नहर में अनुपचारित प्रदूषक छोड़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी जल प्रदूषण हो रहा था
और जो है पहला पॉइंट है, राज्य सरकार और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत कारखाने को जो है बंद करने के निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ताओं ने इस जो आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें जो व्यक्तिगत सुनवाई का कोई जो है अवसर नहीं दिया गया और उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया। अगला है मुद्दा, क्या जो है राज्य सरकार और बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को जो है व्यक्तिगत सुनवाई का जो है अवसर दिया बिना ही फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय सही किया। आयोजित की बात करें तो गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि धारा जो है 5 के तहत फैक्ट्री को जो है बंद करने के आदेश जारी करने में सरकार बिल्कुल सही थी, ऐसे मामलों में जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सरकार को सुनवाई का जो अवसर छोड़ने का अधिकार है। इसका जो उद्देश्य पर्यावरण को अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन से होने वाले गंभीर नुकसान से बचाना है। MC मेहता बनाम भारत संघ गंगा प्रदूषण मामला 1988। कानपुर लंबे समय से भारत में चमड़े के उद्योग का जो है केंद्र रहा है। इनमें ऐसे अधिकतर उद्योग गंगा नदी के जो है दक्षिणी तट पर स्थित है। इन उद्योगों को नदी को जो है प्रदूषित करने के लिए जाना जाता है। 1985 में नदी में फेंकी गई जो है माचिस की तीली के कारण नदी में भयंकर आग लग गई थी, क्योंकि इसकी जो है सतह पर रसायनों की एक जो है जहरीली परत जम गई थी। इस प्रकार प्रसिद्ध पर्यावरण अधिवक्ता और कार्यकर्ता MC मेहता ने चमड़े के कारखानों और कानपुर नगर निगम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की ताकि उन्हें नदी में अनुपचारित अपशिष्टों को छोड़ने से जो है रोका जा सके, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। शामिल मुद्दे की बात करें तो क्या अधिकारी गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने में लापरवाह रहे हैं। दूसरा है, क्या छोटे उद्योगों को उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए तथा लघु उद्योगों का निर्धारण किन जो है मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। आयोजित की बात करें तो न्यायालय ने माना कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 सहित कई कानून लागू हैं। हालांकि अधिकारी इन कानूनों के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाह रहे हैं। इसने यह भी देखा कि प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित करने के मुद्दे पर विचार करते समय उद्योगों की वित्तीय क्षमताएं अप्रासंगिक हैं। इसलिए सभी चमड़ा कारखानों को कम से कम प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया यदि द्वितीयक संयंत्र नहीं है। अगला है, न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश भी जो है निर्धारित किए। पहला है, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य था कि वह भारत भर के जो है सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दे कि वे पर्यावरण संरक्षण और सुधार पर हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा पाठ पढ़ाएं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को पर्यावरण संबंधी पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कर उन्हें विद्यार्थियों में वितरित करना चाहिए। अगला है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। बीनू रावत बनाम भारत संघ 2013। इस मामले में बलात्कार के मामले में FIR दर्ज न किए जाने के विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे प्रदर्शनकारियों की जो है चोटें आई। क्या पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग अनुचित एवं अत्यधिक था और क्या पुलिस के जो है कृत्य से सम्मानपूर्वक जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो है सौंप दिया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12A के तहत को प्रदर्शनकारियों के जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन की जांच करने को कहा। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि मानवाधिकार की परिभाषा इतनी जो है व्यापक है कि इसमें संविधान द्वारा जो है गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार शामिल है। PT म्यूनु चिक्कन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा 2007। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संपत्ति के अधिकार को अब मानव अधिकार के साथ साथ संवैधानिक या वैधानिक अधिकार भी माना जाता है। मानवाधिकारों को पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में समझा जाता रहा है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय और रोजगार का अधिकार आदि शामिल है। संपत्ति के अधिकार को भी नए आयाम का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसलिए प्रतिकूल कब्जे के दावे को भी
उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस मामले से संबंधित तथ्य, मुद्दे और निर्णय नीचे दिए गए हैं। तथ्य देख लीजिए। अपीलकर्ताओं ने वर्ष जो 1934 और वर्ष 1936 के 2 अलग अलग बिक्री विलेखों के जरिए पूरी जमीन 5 एकड़ 25 गुंठा खरीदी थी। अगला पॉइंट है, हालांकि जब वर्ष 1988 में प्रगतिवादियों द्वारा अपीलकर्ताओं के कब्जे को बाधित करने की मांग की गई तो उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के जरिए अपना स्वामित्व पूर्ण कर लिया, क्योंकि वे पिछले 50 वर्षों से संपत्ति के खुले, निरंतर और शत्रुतापूर्ण कब्जे में थे, जो प्रतिवादी के हितों के प्रतिकूल था और उक्त संपत्ति के संबंध में स्वामित्व के जो पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अपील पर उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, यह मानते हुए कि प्रतिकूल कब्जे के एक महत्वपूर्ण तत्व को संतुष्ट नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिकूल कब्जे के महत्वपूर्ण कथन, जैसे उस व्यक्ति के स्वामित्व को मान्यता देना जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया था, और शीर्षक धारक के हित के प्रतिकूल संपत्ति का उपभोग करना, उसे यह अवगत कराने के बाद कि ऐसा उपयोग उसके हित के खिलाफ है। दलीलों और साक्ष्य दोनों में अनुपस्थित थे। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष है कि 1934 और 1936 के बीच वादी का कब्जा प्रतिवादियों के प्रतिकूल हो गया। रिकॉर्ड के सामने एक त्रुटि स्पष्ट थी। मुद्दा की बात करें तो क्या उच्च न्यायालय ने इस अवधारणा को नज़रअंदाज कर दिया था कि मालिकाना हक की स्वीकृति स्वामित्व का दावा करने के लिए पूर्व शर्त नहीं थी। आयोजित सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और 25,000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि मालिक ने संपत्ति को प्रतिकूल कब्जेदार को सौंप दिया है, जो कि कब्जे वाले व्यक्ति के शत्रुतापूर्ण कृत्यों और दावों के लिए मालिक की सहमति पर है। आयकर अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय। न्यायमूर्ति के एस पट्टस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में ऐतिहासिक निर्णय ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। हालांकि भारत में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 द्वारा दी गई अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियों के संबंध में चिंताएं सामने आई हैं, क्योंकि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती प्रतीत होती हैं। अगला है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 क्या है? यह धारा आयकर अधिनियम 1961 के भाग के रूप में आय पर कराधान अन्वेषण आयोग अधिनियम 1947 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत की गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सूरजमल मोहता बनाम A.V. विश्वनाथ शास्त्री 1954 मामले में खारिज कर दिया था, क्योंकि न्यायालय के अनुसार करदाताओं की एक निश्चित समूह के साथ अन्य की तुलना में विशेष व्यवहार का प्रावधान था, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित एक समान व्यवहार की गारंटी का हनन हुआ। वर्ष 1922 में प्रस्तुत मूल आयकर कानून में खोज तथा जब्ती शक्तियां का अभाव था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 कर अधिकारियों को बिना किसी पूर्व न्यायिक वारंट के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की खोज, तलाशी एवं जब्ती करने का अधिकार देती है, यदि उनके पास संदेह करने का कारण है कि व्यक्ति ने आय छुपाई है अथवा चोरी की है। यह अधिकारियों को वित्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा विमानों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 से संबंधित मामला पूरनमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973। अमुक प्रावधान की संवैधानिकता को पूरनमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 मामले में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने MP शर्मा बनाम सतीश चंदा 1954 में अपने निर्णय का हवाला देते हुए कानून को बरकरार रखा और तर्क दिया कि खोज व जब्ती की सख्त सामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिए आवश्यक है एवं विधि द्वारा विनियमित है। अदालतों ने यह भी कहा कि संविधान तलाशी और जब्ती के बारे में अमेरिकी चौथे संशोधन के समान निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता है। अमेरिकी चौथा संशोधन सरकार द्वारा अनुचित तलाशी और जब्ती से बचाता है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि तलाशी के लिए वैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 20
कि जो 3 के तहत संवैधानिक सुरक्षा को पराजित नहीं करते। MP शर्मा मामले में जो है फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत तलाशी से संबंधित था, जबकि आयकर अधिनियम के तहत तलाशी के लिए न्यायिक जो है लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। MP शर्मा के जो है फैसले को जो है औपचारिक रूप से खारिज कर दिए जाने के बाद से कानून के बारे में न्यायालय की समझ बदल गई है। निजता का जो है अधिकार अब जो है संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जो है गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित माना जाता है। गिरीश रामचंद्र देश पांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग एवं जो अन्य सर्वोच्च न्यायालय 2013। यह मामला इस बारे में था कि क्या किसी लोक सेवक की संपत्ति, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित जानकारी को RTI प्रश्नों से सुरक्षित रखा जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि आमतौर पर आयकर रिटर्न RTI अधिनियम की धारा 8(1)J के जो है तहत व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आते हैं। हालांकि अगर अधिकारी को लगता है कि इसमें व्यापक जनहित शामिल हैं तो वह जानकारी दी जानी चाहिए। अगला है, यह देखा गया कि जो सूचना अधिकारियों और अपीली अधिकारियों को यह तय करने के लिए दी गई जो मजबूत विवेकाधीन शक्ति के परिणाम स्वरूप की किस जो है तरह की सूचना को सार्वजनिक हित माना जा सकता है, वैध अनुरोधों को स्वीकार कर दिया गया। इस मिसाल के परिणाम स्वरूप विधायक निधि, व्यय, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक डिग्री और फाइल नोटिंग से संबंधित जानकारी के जो अनुरोधों को जो अस्वीकार कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जो है गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य के मामले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को जो संशोधित मोटर यान अधिनियम 1988 MV अधिनियम की जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम के जो कार्यान्वयन के लिए सुझावों के साथ एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य जो है मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? केंद्रीय कानून द्वारा जो MV अधिनियम में संशोधन किया गया है और नए नियम भी बनाए गए हैं। इसके बाद संशोधित प्रावधान लागू नहीं होने के कारण इस मामले में 15 दिसंबर 2022 के आदेश से निर्देश जारी किए गए हैं। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय ने जो एमिकस क्यूरी से जो सुझाव लिया और MLS के तत्वावधान में एक जो है योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए। इस मामले में को जो है 5 जनवरी 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी? न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की जो पीठ ने MLS के जो संशोधित MV अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन के लिए सुझावों के साथ एक जो है योजना तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने बाद में सभी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था राज्यों की उनकी शिथिलता के लिए आलोचना की थी। इसमें कौन से प्रासंगिक जो है विधिक प्रावधान शामिल हैं? तो मोटर यान अधिनियम 1988, मोटर यान अधिनियम 1939 के जो स्थान पर यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। अगला है, यह अधिनियम ड्राइवरों, कंडक्टरों के जो है लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर यानों के नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधानों, यातायात विनियमन, बीमा दायित्व, अपराध और दंड आदि के बारे में विस्तार से विधायी प्रावधान प्रदान करता है। मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019, यह अधिनियम 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। यह अधिनियम अभिघात के पश्चात 1 घंटे तक की जो है समयावधि के रूप में गोल्डन आवर को परिभाषित करता है, जिसके दौरान त्वरित चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु को निवारित करने की जो संभावना सबसे अधिक होती है। यह अधिनियम हिट एंड रन मामलों के लिए जो न्यूनतम मुआवजे को इस प्रकार बढ़ाता है: मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये और 2 रुपये से 2 जो है यहाँ पे 2 लाख रुपए तक। गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तक। भारत में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष का जो गठन करने की आवश्यकता है। यह केंद्र सरकार को मोटर वाहनों
को वापस लेने का आदेश देने की जो अनुमति देता है यदि वाहन में खराबी से परिवहन चालक या अन्य जो सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। यह एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो प्रावधान करता है, जिसे जो केंद्र सरकार एक जो अधिसूचना के माध्यम से बनाएगी। यह अधिनियम एग्रीगेटर्स को जो है डिजिटल मध्यस्थों या बाजार स्थानों के रूप में परिभाषित करता है, जिनका उपयोग यात्रियों द्वारा परिवहन उद्देश्यों टैक्सी सेवाओं के लिए ड्राइवर से जुड़ने के लिए किया जा सकता है। इन एग्रीगेटर्स को राज्य द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। या इस अधिनियम के तहत कई जो अपराधों के लिए दंड बढ़ाता है। उदाहरण के लिए शराब या मादक दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर अधिकतर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 2022, ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। नए नियम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जो है 8 जनवरी 2021 के जो है राज्य त्यागी बनाम जयवीर सिंह शीर्षक फैसले में बनाई गई योजना पर आधारित है। उपरोक्त नियम मोटर दुर्घटना दावों की जो शीघ्र जांच और निर्णय के लिए एक नई प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ये नियम जो है 6 महीने से 1 वर्ष की अवधि के भीतर सभी मोटर दुर्घटनाओं दावों की जांच और निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। इन नियमों ने मोटर दुर्घटना मुआवजा न्याय शास्त्र में क्रांति ला दी है, क्योंकि इनसे दावेदारों को दुर्घटना के 1 जो है वर्ष के भीतर मुआवजा मिल सकेगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है बनाम सिनिथा एवं अन्य 2011, इस मामले में जो है न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के अंतर्गत दावा दोष या दोष रहित दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला है, इस मामले में न्यायालय को अपने जो है निर्णय पर पहुंचने में मदद करने वाला तर्क यह था कि चूंकि धारा 140 के तहत दावे के विपरीत धारा 163A के तहत किसी भी दावे को गलत कार्य उपेक्षा चूक के आधार पर पराजित करना संबंधित पक्ष के लिए खुला था। हालांकि धारा 140 के 3 163 के ए के तहत प्रावधान के समान है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित पक्ष को विपरीत पक्ष के गलत कार्य उपेक्षा चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 140 के 4 के समान प्रावधान अनुपस्थित है। यह विपरीत पक्ष को दावे को पराजित करने का मौका देता है। इस तर्क से यह स्पष्ट है कि सबूत का जो बोझ बचाव का जो है बचाव पर टिका हुआ है और इस तरह यह दोष सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा दोनों धाराओं के शीर्षक स्वयं उनके जो है इरादे को जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यानी तीसरे पक्ष के जो है जोखिम की तुलना में कोई गलती नहीं। न्यायालय ने माना कि यद्यपि संरचित सूत्र आधार पर त्वरित उपाय प्रदान करने का एक जो शॉर्टकट था, फिर भी यह एक जो पर्याप्त दावे की ओर ले जा सकता है और इस प्रकार इसे किसी भी बचाव से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि नो फॉल्ट सिद्धांत में है। धारा 163A एक जो अधिभावी प्रभाव अभी भी जो प्रबल होगा, क्योंकि इसे कम नहीं किया जा सकता है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हंसराज भाई वी कोडाला और अन्य 2001, इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या जो संरचित फार्मूले के आधार पर धारा 163A के तहत मुआवजे का जो है दावा MVA की धारा 140 के तहत मुआवजे के दावे के अतिरिक्त होगा या एक वैकल्पिक उपाय होगा। न्यायालय ने जो है माना कि धारा 163A के तहत दिया गया मुआवजा एक जो है अंतिम उपाय है, न कि अंतरिम उपाय। इस प्रकार धारा 140 के तहत दिए गए मुआवजे का जो है समायोजन दोष दायित्व सिद्धांत के तहत दिया जाता है, जो MVA की धारा 168 के तहत देय है, न कि धारा 163A के तहत। इस प्रकार धारा 163A दोष के आधार पर मुआवजे के भुगतान को बाहर करती है और धारा 163A के तहत मुआवजे का जो है दावा करने की जो धारा 140 के अतिरिक्त मांग को न्यायालय ने खारिज कर दिया। पॉक्सो अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण न्याय निर्णय। अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश और अन्य 2021। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सतीश रामणे बनास महाराष्ट्र राज्य 2021 के मामले में फैसला सुनाया था कि त्वचा से त्वचा का जो संपर्क किए बिना बच्चे के जो है स्तनों को पकड़ना पॉक्सो अधिनियम 2021 के तहत छेड़छाड़ माना जाता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति पुष्पा जो है
गनेडीवाला की अगुवाई वाली एकल जो है पीठ ने दी थी। भारत के अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य ने जो है उच्च न्यायालय के विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसकी सुनवाई जस्टिस उदय उमेश ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश और अन्य 2021 के वर्तमान मामले में की। मुद्दा यह था कि पोक्सो अधिनियम 2012 की जो धारा की व्याख्या किस जो है तरह की जाए ताकि इसके दायरे में जाने वाले मामलों का जो निष्पक्ष और उचित समाधान हो सके। वर्तमान निर्णय में जो है कहा गया है कि धारा 7 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों को जो है कवर करती है, जिससे वह उजागर होता है कि उच्च न्यायालय की राय में तर्क काफ़ी संवेदनशील रूप से अवांछनीय व्यवहार के जो है पूरे स्पेक्ट्रम को महत्वहीन बनाता है, वास्तव में उसे वैध बनाता है, जो अवांछित हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चे की जो है गरिमा और स्वायत्तता को जो है कमजोर करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को जो है दरकिनार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह मामला वैधानिक व्याख्या के शरत नियमस का जो है उपयोग करने के लिए उपयुक्त स्थित होगी। यह इस बात पर जोर देता है कि अदालतों को नुकसान को रोकने और उपाय की बढ़ावा देने के लिए लगातार कानून की व्याख्या करनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से शीर्ष अदालत के फैसले ने कहा कि उच्च न्यायालय की यह व्याख्या न केवल कानून के कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करती है बल्कि इसके उद्देश्य को भी बिगाड़ने का प्रयास करती है। जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 के जो है मामले का जो फैसला करते हुए जो है देखा कि किशोर नए बच्चों की जो है देखभाल और संरक्षण नियम 2007 के तहत कानून का जो उल्लंघन करने वाले बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया का पालन पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत आने वाले मामलों में भी किया जा सकता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता पर जो सावित्री देवी नामक एक व्यक्ति की बेटी का जो अपहरण और बलात्कार करने का आरोप था। जब उसकी बेटी सो रही थी, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि किशोर जो है जब उसकी बेटी सो रही थी सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि पूर्ववर्ती किशोर न्याय बच्चों की जो देखभाल और संरक्षण नियम 2007 के नियम 12 जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए आयु निर्धारण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, कोई पीड़ित बच्चे की जो उम्र निर्धारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। इसे लागू करते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता जरनैल सिंह को दोषी ठहराया। आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य 2018। इस मामले में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम 2012 के जो है तहत किसी मामले की सुनवाई करते समय विशेष न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं ताकि अपराध का जो है संज्ञान लेने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमा पूरा हो जाए। जैसा कि उपयुक्त अधिनियम की धारा 35 के जो है तहत प्रावधान किया गया है कि दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं। पहला, उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की सुनवाई और निपटान विशेष न्यायालयों के द्वारा किया जाए तथा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को बाल संरक्षण और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए। तो विशेष न्यायालयों का जो गठन किया जाना चाहिए और उन्हें पोक्सो अधिनियम के तहत लाए गए मामलों से निपटने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। विशेष न्यायालयों को अनावश्यक जो है स्थगन न देकर मामलों का जो शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए जाने चाहिए तथा पोक्सो अधिनियम के में जो उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिससे मुकदमे को जो है समयबद्ध तरीके से या अधिनियम में निर्धारित निश्चित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके। अगला है, चौथा नंबर है, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पोक्सो अधिनियम के मामलों की जो है प्रगति को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए 3 न्यायाधीशों की जो है समिति बनाने के लिए कहा गया है। यदि 3 न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एक जो है न्यायाधीश समिति का गठन करेंगे। 5वां है, पुलिस महानिदेशक या समकक्ष रैंक के राज्य प्राधिकारी द्वारा एक विशेष कार्यबल का जो गठन किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जांच उचित ढंग से की जाए तथा गवाहों को परीक्षण न्यायालयों के समक्ष निर्धारित की तिथियों पर जो प्रस्तुत किया जाए। उच्च न्यायालयों को पोक्सो अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष न्यायालयों में बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने के लिए
उचित जो है प्रयास करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की जो है भावना को बरकरार रखा जाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रमुख नए निर्णय। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि कम दहेज के लिए विवाहित महिला को उसके माता पिता के घर में रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता के बराबर होगा और यह एक जो है सतत अपराध होगा। मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? इस मामले में शिकायतकर्ता पत्नी ने दिसंबर 2021 में भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें जो है आरोप लगाया गया था कि उसकी शादी आवेदक पति से वर्ष 2017 में हुई थी। अगला है, लगभग 1 माह तक उसके जो पति ने उसे जो है ठीक से रखा तथा उसके बाद उसके पति, सास व रिश्तेदार ने जो है कम दहेज लाने के लिए उसे शारीरिक व मानसिक क्रूरता सहित यातनाएं देने शुरू कर दी। उसके पति और सास कथित तौर पर अतिरिक्त जो है 10 लाख रुपए की मांग कर उसके साथ मारपीट करते थे। इसके बाद आवेदक द्वारा जो है एफआईआर रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जो आवेदन दायर किया गया। न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया। न्यायालय की टिप्पणियां क्या थी? जस्टिस जो है गुरपाल सिंह अहलूवालिया की जो है एकल पीठ ने कहा कि यह सच है कि अलग होने के बाद कोई शारीरिक क्रूरता नहीं हो सकती है, लेकिन आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता मानसिक या शारीरिक हो सकती है। अगर किसी महिला को उसके ससुराल से निकाल दिया गया है तो निश्चित रूप से इसका जो है उसके दिमाग पर जो मानसिक क्रूरता के रूप में असर पड़ेगा। फिर यह एक सतत अपराध बन जाएगा और हर दिन कार्यवाही का एक जो है नया कारण सामने आएगा। इसके प्रासंगिक कानूनी प्रावधान क्या है? आईपीसी की धारा 498 ए के बारे में, विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने के लिए वर्ष 1983 में धारा 498 ए लागू की गई थी। और दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यदि किसी जो है महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने ऐसी जो है महिला के साथ क्रूरता की तो 3 वर्ष तक का जो है कारावास की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए क्रूरता से तात्पर्य है कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, मानसिक, शरीर कोई गंभीर चोट या खतरा पैदा करने की संभावना हो, या महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी से संबंधित व्यक्ति को किसी जो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है, या उसके किसी जो है संबंधित व्यक्ति द्वारा जो ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। धारा 498 ए के अंतर्गत शिकायत अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है। यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा इस जो है संबंध में अधिसूचित किसी भी लोक सेवक द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगला है, धारा 498 ए के तहत अपराध का जो है आरोप लगाते हुए शिकायत कथित घटना के 3 साल के भीतर दर्ज की जा सकती है। हालांकि धारा 473 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी न्यायालय को सीमा अवधि के बाद अपराध का जो संज्ञान लेने का अधिकार देती है, अगर वह संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। अगला है, आवश्यक तत्व। धारा 498 ए के अंतर्गत अपराध करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का पूरा होना आवश्यक है। महिला विवाहित होनी चाहिए, उसे क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न या तो महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा किया गया होगा। मामला कानून अरुण व्यास बनाम अनीता व्यास 1999 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 498 ए में अपराध का जो सार क्रूरता है, यह एक सतत अपराध है और प्रत्येक अवसर पर जब महिला क्रूरता के अधीन थी तो उसके पास सीमा का जो एक नया प्रारंभिक बिंदु होगा। संबंधित ऐतिहासिक निर्णय की बात करें तो भूरा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1991। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि ससुराल वालों द्वारा जलाए जाने से पहले मृतका ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है।
व गंभीर परिणाम भुगतने की जो है धमकी दी जा रही है। इस प्रकार इस मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत दहेज मांगने का अपराध किया गया था। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य बनाम जो है राम गोपाल अथावा और अन्य 2004। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटतम व जीवंत संबंध होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे देख लेते हैं। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 धारा 498A IPC के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामलों में गिरफ्तारी के लिए शर्तें तय की। इंद्र मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य 2007 सिविल विवादों के आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर चर्चा की गई। प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 धारा 498A IPC के तहत झूठी शिकायतों पर प्रकाश डाला गया। मानव अधिकार के लिए सामाजिक कार्य मंच बनाम भारत संघ 2018 घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की पुष्टि की गई। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक था, अभी तक का सबसे बड़ा टॉपिक यही था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है दिए गए QR कोड में जो है पेमेंट करके हमारा जो है मनोबल और हमारी सहायता कर सकते हो, जिससे कि नई नई बुकें लाने में मुझे मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।